नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI, ये DFI क्या होता है। DFI काफ़ी समय से न्यूज़ में है। DFI सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, बट क्या DFI को पहली बार इंडिया में प्रमोट किया जा रहा? नहीं, इससे पहले बहुत से DFI बन चुके हैं। अभी का ये जो DFI है, जिसको आप बोलते हो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनको स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए। हमारे देश में सोशल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सोशल ग्रोथ के लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? जितने ज़्यादा आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाओगे, उतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, उतना ही लोगों को मॉडर्न सेंस से रहना आएगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ कम होगी। तो ये हो गया भाई आपका सोशल इफेक्ट्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाहर की फॉरेन कंपनीज आके बिजनेस लगाएंगी, हमारा MSME सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बहुत प्रकार की चीज़ें आप बोल सकते हो। अभी ऐसा ही एक DFI यहाँ पे बनाया गया है, किसके फॉर्म में? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के फॉर्म में। ये जो बैंक का लेजिस्लेशन है, इसको राज्यसभा से क्लियर किया गया और बेसिकली ये नियम कानून भी यहाँ पे बन ही जाएगा। तो बेसिकली ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट क्या है, इंडिया में जो प्रेजेंट सरकार है वो NBFID को किस प्रकार से देख रही है, ये जो नई बैंक बन रही है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे सपोर्ट मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आज तक इंडिया में जो भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बने, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और कहीं ना कहीं क्या ये अकेला एक ऐसा बैंक है जो कि DFI की तरह प्रेजेंट सरकार डेवलप कर रही, क्या आगे DFI और डेवलप होंगे, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो रिसेंटली यही हुआ है, राज्यसभा ने एक लेजिस्लेशन क्लियर किया है जिसके थ्रू नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाया जाएगा। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में अभी के लिए डिक्लेयर किया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। NCERT 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस की बहुत सी किताब मैं बना चुका हूँ, बहुत सी बनानी बाकी हैं। तो आप सेक्शन को रेफर करके कहीं ना कहीं इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह, ये शुरू हो चुकी है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो ये सब वीडियो आपको हेल्प लग रही हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए, सेल्फ प्रमोशन बहुत हो गया, आगे चलते हैं। तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बनाया है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाने की बात की गई है। एंड दिस विल बी द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए क्या लिखा है, एज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक बात लॉजिक से क्लियर हो जानी चाहिए कि और भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेंगे, लेकिन देश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या इन्वेस्टेज कर रही सरकार? तो NBFID को इन्वेस्टेज कर रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। जब इस बिल के ऊपर बहस चल रही थी राज्यसभा में, तो ऑब्वियसली बात है केंद्र सरकार लेके आई, तो अपोजिशन के मेंबर्स कुछ ना कुछ बोलेंगे। अपोजिशन के मेंबर्स ने बोला कि देखिए ये जो बैंक का कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को आप एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजो। उस सेलेक्ट कमेटी में इस बात के ऊपर बातचीत होगी कि बिल में क्या कमियां है, क्या कमियां नहीं है। क्योंकि अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे हैं कि इस बिल में कोई एक्सटर्नल ओवरसाइट या सर्वेलांस नहीं है। एक्सटर्नल ओवरसाइट और सर्वेलांस का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाया जा रहा है ना, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो बेसिकली अपोजिशन के मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि इसका मैनेजमेंट ज़्यादातर सरकार के हाथों में है, सरकार को चेक करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप एक काम करो कि इस बिल को एक कमेटी को रिकमेंड करो, वो कमेटी इस बिल के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देगी और रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई बिल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि किसी भी प्रकार के नए सेफगार्ड की जरूरत नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बैंक को जो हम बना रहे हैं, इसके रेगुलर ऑडिट्स होंगे और वो ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाएगी, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इस प्रकार का जो बैंक बनता है ना, इसके प्रोविजंस को बनाने के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजना चाहिए, ज्वाइंट कमेटी के पास नहीं भेजना चाहिए पार्लियामेंट की। ये मैं आपको अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ बताइए। जैसे कि आधार बिल हो गया था, पहले आया था 2-3 साल पहले। अगर आप बात करो फार्म बिल्स की, फार्म बिल्स अभी रिसेंट है। इस प्रकार के जो बिल होते हैं, जैसे कि वेजेस कोड बिल की बात कर लीजिए, तो जो 4 वेजेस कोड आए हैं नए, जो फार्म बिल्स आए हैं 3, इनके ऊपर अगर आप
डिस्कशन कर रहे हो, इनको नियम कानून बना रहे हो इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के पास इन बिलों को रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जब बात हो रही है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जो कि पैसा इकट्ठा करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको आप किसी सेलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर दो, फिर वो सेलेक्ट कमेटी उसके ऊपर 1.5 साल तक बहस करता रहे, वो सही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एक्ट लेके आ रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सके, उसके मैकेनिज्म बनाइए। तो यहाँ पे मैकेनिज्म यही बताया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर ऑडिट होगा और ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। लेकिन क्रिटिसाइज करते वक्त जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं जयराम रमेश साहब, काफ़ी टैलेंटेड इंसान है ये, इन्होंने बोला कि भाई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में पहले भी टेस्ट हो चुका है और वो इंडिया में फेल हो चुका है। पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 1948 में बनाया गया था। तो आपको पता है यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है? IFCI, फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की तरह बनाया गया था। नहीं, अभी के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि आज भी IFSI लिमिटेड था, लेकिन जब 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था तब ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था। ठीक है भाई, मतलब एक स्टैट्यूट के थ्रू उसको बनाया गया था। और आप अगर देखो तो 1991 में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय पे कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी, और इस नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि भाई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो आइडिया है वो बहुत ऑब्सोलीट है, ये आइडिया पोटेंट नहीं रह गया। तो इस बेसिस पे जयराम रमेश साहब बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब काम आने वाले नहीं है, लेकिन सरकार को इनके ऊपर भरोसा है। अब बात करते हैं इस बिल की, NABFID बिल क्या बन रहा है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसको ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना दिया जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए का। यानी पहले जो इसकी मार्केट वर्थ बनाने की कोशिश करेगी सरकार, वो बनाने की कोशिश करेगी 1 लाख करोड़। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जब ये बैंक अपने शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करेगा तो इस बैंक के पास 1 लाख करोड़ रुपए आने के आसार है। ठीक है भाई, काम क्या होगा इस बैंक का? सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स infrastructure financing in India, including development of bond and derivatives markets necessary for infrastructure financing, and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto। अब समझिए, आपको यहाँ पे बात की 1 लाख करोड़ रुपए इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है और यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी लॉन्ग टर्म नॉन रिफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनिंग, ये फाइनेंसिंग। आप बोलोगे कि ये नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्या है? नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का मतलब है कि अगर कोई एक बोरोवर पैसा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है तो पैसा देने वाले को भी पता है और पैसा लेने वाले को भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से ही पैसा देने वाले को उसका रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात हो रही है, यानी गिरवी ज्यादा चीजें नहीं रखी जाएंगी। ओके, तो मतलब आपको अगर अपना पैसा वसूल करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने से जो पैसा प्रॉफिट की तरह निकलेगा उसी से आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो वापस दिया जाएगा। एक चीज तो ये हो गई आपकी इस बैंक की। दूसरी चीज क्या है कि ये बैंक बॉन्ड्स और डेरिवेटिव मार्केट्स को डेवलप करेगा। अभी बॉन्ड का क्या सीन है? बॉन्ड का सीन दोस्तों ये है कि मान लीजिए ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये क्या करता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, इसको ये बैंक फाइनेंस कर रहा है। अभी बैंक को इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पैसा लेके आना है। अभी बैंक के पास तो लिमिटेड पैसा है ना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हजारों की करोड़ों की तादाद में पैसा लग सकता है। तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है? यहाँ पे बैंक मार्केट में बॉन्ड इशू कर सकता है। ठीक है, मार्केट में जब ये बैंक बॉन्ड इशू करेगा और ये बॉन्ड किसके उपलक्ष्य में इशू किए जाएंगे? इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के उपलक्ष्य में इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने क्या किया? एक बॉन्ड इशू किया, या मान लीजिए किसी दूसरे से बॉन्ड इशू करवाया। उस बॉन्ड को जब इन्वेस्टर्स खरीदेंगे तो वो पैसा इन्वेस्टर्स की तरफ से इस बैंक के पास आएगा और ये बैंक वो पैसा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा देगा। अब आप बोलोगे कि ये इन्वेस्टर्स बॉन्ड खरीद के इस प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो हो सकता है कल की डेट में आने वाला ये प्रोजेक्ट कोई बहुत ज़्यादा पैसे देने लगे। मान लो कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है और इस शॉपिंग मॉल के बनने से कल को बहुत कमाई होने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस कमाई का प्रॉफिट या फिर कह लीजिए इंटरेस्ट ये उन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा जिन्होंने बॉन्ड खरीदा था। हालांकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, चाहे वो शॉपिंग मॉल बन रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है,
उससे जो भी पैसा कमाया जाएगा वो किस हिसाब से इन्वेस्टर को दिया जाएगा वो बॉन्ड की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इस बैंक का भी कुछ ना कुछ कट होगा, ये बैंक दान धर्म में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करके थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से किसी एक फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में पैसा लेके आएगा ये बैंक, और जब वो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट चल जाएगा तो उस बॉन्ड की कंडीशंस के हिसाब से जिसने भी उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न दे दिया जाएगा या प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड मार्केट डेवलप करेगा ये पर्टिकुलर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे इस बिल ने एक और बात बोली है कि जब ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया जाएगा तो यहाँ पे इसके एम्प्लॉयज़ को इंडेमनिटी दी जाएगी। देखिए ये बैंक एक सेंसिटिव काम करने वाला है, यहाँ पे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लग रहा है, तो अगर आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रिस्की डिसीजन लेने पड़ेंगे, और रिस्की डिसीजन हमेशा रिस्की होते हैं, उनमें नुकसान भी हो सकता है। तो अगर नुकसान हो जाता है तो ऐसे केसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीबीआई और एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस बैंक के एम्प्लॉयज़ को बचाने की बात की गई है ताकि ये बिना डर के डिसीजंस ले पाए। हालांकि जिस प्रकार के प्रोविजंस यहाँ निकल के आ रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर ले, या फिर कह सकते हो कि गवर्नमेंट यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर केस चलेगा या नहीं चलेगा, कोई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है भाई। तो द बिल पेव्स द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच विल हेल्प फंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। मतलब ये बिल क्या कर रहा है? एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना रहा है। क्या नाम है इस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है भाई। शुरुआत में जो डीएफआई है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको पूरी तरीके से सरकार ओन करेगी, बट धीरे 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 करके इसके 26% स्टेक सरकार के पास रहेंगे, बाकी इसकी प्राइवेट ओनरशिप रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट। एक्चुअली में ये जो बैंक है ना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही है। इन डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फिर आप कह सकते हो डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज को, कौन ओन करता है? तो इनको सरकारें भी ओन कर सकती हैं, इनको कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी ओन कर सकता है, इनको कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर हाउस भी ओन कर सकता है। तो समझिए ये जो बैंक बन रहा है ये शुरुआत में पूरी सरकारी ओनरशिप में रहेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप इसमें आएगी। दुनिया भर में बहुत सारे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सरकार का बेसिकली ये मुद्दा है कि आगे आने वाले समय में केवल सरकार डीएफआई चलाए ये सही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी डीएफआई होने चाहिए। तो बेसिकली ये डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी जरूरी नहीं है कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस केवल लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए ही फंड प्रोवाइड करे। अगर 1 लाख करोड़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है तो बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को भी पैसा दिया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि इस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बनाने की वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में फाइनेंसिंग की बात होती है तो कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 1 या 2 साल का नहीं होता है। किसी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। अगर चाइना जैसी कंट्री भी एक बहुत बड़ा मॉल बनाने पे आ जाए तो उसको 2 से 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। इंडिया में तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में 6-7 साल लग जाते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में समय भी ज़्यादा लगता है और रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये इतने ट्रिकी हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कि कॉमर्शियल बैंक की बस की बात नहीं रह जाती है, किसी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बस की बात नहीं रह जाती कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत लंबे समय के लिए फाइनेंस कर सके। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए हमारी सरकार डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि स्पेशलाइज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, इनको लाने की कोशिश कर रही है। एक बात याद रखिएगा, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के डिपॉजिट्स नहीं लगेंगे। लोगों के डिपॉजिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में लगते हैं, इन डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के डिपॉजिट्स नहीं लगेंगे। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर लोगों के डिपॉजिट्स नहीं है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा आ रहा है मार्केट में, सरकार से, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से। और ये डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है, लोग इनमें इन्वेस्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर करता है, जो भी पैसा मार्केट से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उठाएगा, कहीं ना कहीं बैक एंड में उसकी गारंटी सरकार दे रही होगी। अब हम देखते हैं कि भाई नेशनल बैंक फॉर ये दिस फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, NBFID,
इसके शेयर्स कौन कौन खरीदेगा? शेयर्स कौन कौन खरीदेगा मतलब क्या हो गया, इसको पैसा कौन कौन देगा? क्योंकि एनबीएफआईडी के कोई शेयर खरीदेगा तो पैसा देगा ना भाई इसको। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई 1 लाख करोड़ के शेयर उसने मार्केट में डाल दिए, तो किसी ना किसी को तो 1 लाख करोड़ के शेयर खरीदने पड़ेंगे, तभी तो 1 लाख करोड़ आएगा एनबीएफआईडी के पास। तो ये शेयर कौन खरीदेगा? तो भाई केंद्र सरकार खरीदेगी। ठीक है, केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है तो कुछ हद तक केंद्र सरकार खरीद लेगी, हमें पता है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे, सोवरेन वेल्थ फंड्स खरीदेंगे, पेंशन फंड्स खरीदेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो खरीदेंगी, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे, बैंक्स खरीदेंगे, या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो खरीदेगा। तो इस प्रकार के जो आप कह सकते हो बड़े बड़े पैसे वाले ग्रुप्स हैं वही खरीदेंगे। सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स दुनिया भर में काम करते हैं, तो यूएई के सरकारी एम्प्लॉयज़ का कोई ना कोई पेंशन फंड होगा। वो पेंशन फंड यूएई की सरकारी एम्प्लॉयज़ की सेविंग्स को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके रिटर्न के बेसिस पे जब वो यूएई के एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसा देता है। तो ये पेंशन फंड भी दुनिया भर में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस प्रकार के पेंशन फंड को, सोवरेन वेल्थ फंड्स को ला के एनबीएफआईडी में इन्वेस्ट किया जाएगा, और एनबीएफआईडी की जो शेयर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो पहुंचेंगे इनके पास, और कल की डेट में उन शेयर्स बॉन्ड से फायदा होगा तो इन पेंशन फंड्स, वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस, इनका भी फायदा होगा। समझ गए? शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 100% शेयर्स हैं, बाद में कम करके 26% किए जाएंगे। अब पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि भाई ये एनबीएफआईडी एक्चुअली में करने की क्या कोशिश कर रहा है। तो एनबीएफआईडी के दो फैसेट्स हैं, एक ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी मीट करने की कोशिश करता है, एक ये डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव मीट करने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से मीट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं एनबीएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लैंड करेगा, मार्केट में घुमाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में घूम घूम के ऐसे पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को ढूंढेगा जो कि एनबीएफआईडी के थ्रू किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाए। तो प्रोजेक्ट में पैसा एनबीएफआईडी तो लगाएगा, बट एट द सेम टाइम वो पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए भी ना। तो पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टर्स को मार्केट में जाके ढूंढना, ये भी एनबीएफआईडी का काम है। ठीक है भाई, ये बात बोला गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में क्या क्या आता है, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को ये एनबीएफआईडी फाइनेंस कर पाएगा, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो ये तो हो गई भाई फाइनेंसिंग की बात। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स की बात क्या है, तो जब इस प्रकार की फाइनेंसिंग होगी तो कुछ मार्केट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एनबीएफआईडी प्रमोट करेगा, जैसे कि बॉन्ड, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। बॉन्ड कैसे काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो जिस प्रकार से बॉन्ड काम करते हैं उसी को आपको यहाँ पे समझना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में किस प्रकार से काम करते हैं। तो नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लो। तो बॉन्ड और लोन मार्केट्स को, डेरिवेटिव मार्केट्स को डेवलप करके भी ये जो एनबीएफआईडी है वो देश के डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फंक्शंस हैं एनबीएफआईडी के वो क्या हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स और एडवांसेस देना। ऑलरेडी जो लोन्स दिए जा चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, अगर वो फीजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी रीफाइनेंसिंग ले देना। अगर नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लगता है कि वो इसको प्रॉफिटेबल बना सकता है तो। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आके इन्वेस्ट करें, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का। फिर ये नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये फॉरेन पार्टिसिपेशन को खींच के लाएगा, विदेश के पैसे को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में इन्वेस्ट किया जा सके, ये कोशिश करेगा। अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ नेगोशिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की फील्ड में किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट हो जाए उसको रिजॉल्व करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब करेगा आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पास पैसा केवल इंडियन रुपीज़ में नहीं आएगा, वो फॉरेन करेंसीज में भी पैसा ले सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अपनी करेंसी में पैसा लेके आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसीज में फॉर इंडियन रुपीज़ दोनों में पैसा रेस करेगा ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एनबीएफआईडी पैसा बोरो भी कर सकता है, उधार भी उठा सकता है। कहाँ से उठा सकता है, तो केंद्र सरकार से उठा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठा सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से उठा सकता है, म्यूचुअल फंड से उठा सकता है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी उठा सकता है, ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर गवर्नेंस कैसे होगा, तो भाई एनबीएफआईडी को गवर्न करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड में होगा कौन, तो भाई बोर्ड में होंगे चेयरपर्सन जिनको अपॉइंट करेगी केंद्र की सरकार इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। बोर्ड में होंगे एक मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड में होंगे 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है भाई। फिर
a body constituted by central government will recommend candidates for the post of managing director and deputy managing director. चेयरपर्सन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कैसे अपॉइंट हो रहा है? सीधे सीधे केंद्र सरकार अपॉइंट कर रही है बाय कंसल्टेशन विद आरबीआई। और मैनेजिंग डायरेक्टर और 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हो रहे हैं? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगी, एक कमिटी बनाएगी और वो कमिटी रिकमेंड करेगी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर बोर्ड एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, एक इंटरनल कमिटी बनेगी और उस इंटरनल कमिटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो एनबीएफआईडी का बोर्ड है वो एनबीएफआईडी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करेगा। शुरुआत में इस एनबीएफआईडी को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। ग्रांट मतलब कि तुमको 5,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तुम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। प्लस जब ये एनबीएफआईडी किसी बड़े सोवरेन वेल्थ फंड से, किसी बड़े पेंशन फंड से, किसी बड़े फॉरेन फंड से, किसी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार पे उठाएगा तो बैक एंड में गारंटी कौन देगा? केंद्र की सरकार। तो अगर यूएई के पेंशन फंड से या यूएस में एप्पल कंपनी के जो पेंशन फंड है लोगों का, उससे अगर पैसा उठाता है हमारा एनबीएफआईडी तो उसकी गारंटी कौन देगा? सरकार देगा। और जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बल्क में पैसा उठाते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उस इंटरेस्ट रेट में 0.1% तक की सब्सिडी भी दे सकती है सरकार। यानी जितना भी इंटरेस्ट रेट इस एनबीएफआईडी को देना है जिससे उसने पैसा उठाया है, उसमें 0.1% तक का कंट्रीब्यूशन सरकार भी कर सकती है। फिर अगर ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदेश से पैसा उठाता है, फॉरेन का पैसा लाता है, तो फॉरेन का पैसा किसी और करेंसी में आएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए फ्रैंक में पैसा आया इंडिया में और फ्रैंक और इंडिया का कन्वर्जन रेट बदल गया, तो उस कन्वर्जन रेट में फ्लक्चुएशंस के चलते अगर एनबीएफआईडी को कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान सरकार भरेगी। और बॉन्ड, डिबेंचर और लोन्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है एनबीएफआईडी के ट्रांजैक्शंस में, तो एनबीएफआईडी सरकार को बोलेगी और सरकार इसमें खर्चा उठा सकती है। मतलब शुरुआत में आप ये देख रहे हो कि एनबीएफआईडी में कोई फ्रॉड निकल के आता है तो सरकार बहुत मदद कर रही है चीज़ों को टैकल करने में। और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए चूंकि इतने बड़े जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और इतने बड़े बड़े जो बैंक हैं जो इतने बड़े कैपिटल पे काम कर रहे हैं, ये बिना सरकार की मदद से नहीं चल सकते। फिर प्रायर सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। अगर एनबीएफआईडी के किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चलाना है तो पहले परमिशन की जरूरत है। तो कोई केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आईएएस नहीं है कि सीधे गया और सीबीआई कॉलर पकड़ के ले आई। यहाँ पे क्या है कि भाई अगर एनबीएफआईडी के किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो तो प्रायर सैंक्शन चाहिए। तो अगर एनबीएफआईडी के चेयरपर्सन या इसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है तो केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए। और अगर एनबीएफआईडी के किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर की परमिशन चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स हैं उनको भी अगर ऑफेंसेस इनिशिएट करने हैं एनबीएफआईडी के अगेंस्ट तो भैया सरकार से प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब क्या डीएफआई केवल सरकार ही खोल सकती है? क्योंकि अभी के लिए ये जो बैंक है सरकार की ओनरशिप में। तो ये जो नया बिल आया है वो ये बोलता है कि भाई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक पर्सन के द्वारा भी खोला जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पर्सन कोई एक पर्सन नहीं होगा, कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप होगा, क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में शुरुआत में काफ़ी पैसा एलोकेट करना होगा। तो भाई अगर किसी को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोलना है तो आरबीआई के सामने एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आरबीआई उसको एक लाइसेंस ग्रांट कर सकता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए। आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करने से पहले केंद्र सरकार से डिस्कस करेगा और आरबीआई ही रेगुलेट करेगा इन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। इंडिया में आज तक कौन कौन से डीएफआईज बनाए गए? तो सबसे पहला बना था इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था? 1948 में। फिर आया आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1955 में बनाया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से। बाद में इसकी एक सब्सिडरी कंपनी बनी आईसीआईसीआई बैंक 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक आज की डेट में बहुत फेमस है और आप बाद में देखोगे कि जो शुरू का डीएफआई था आईसीआईसीआई लिमिटेड, वो बाद में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में मर्ज हो गया और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड देश की पहली यूनिवर्सल बैंक बनी। अब आप बोलोगे यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? तो यूनिवर्सल बैंक वो बैंक होता है जो कि रिटेल बैंकिंग भी करती है, जो कि होलसेल बैंकिंग भी करती है, जो कि मर्चेंट बैंकिंग भी करती है। ये मैंने आपको बताया है बैंकिंग टाइप्स में, कल ही एक वीडियो अपलोड की है। यहाँ पे क्या बताया गया सिंपल भाषा, यूनिवर्सल बैंक की कॉमर्शियल बैंक प्लस डीएफआई। तो डीएफआई भी आ गया यूनिवर्सल बैंक में। मतलब कहने देखिए, कॉमर्शियल बैंक में रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और कहीं ना कहीं आपकी मर्चेंट बैंकिंग आई गई। डीएफआई क्या हो गया कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उधार घुमाना। एक बात याद रखिए,
DFI केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड में DFI को बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगला DFI IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में बनाया गया। ठीक है भाई, और इसको 1976 में ऑटोनॉमी मिली। क्या काम था इसका? फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर्स। इसको फुल फ्लेश्ड बैंक बना दिया गया 2003 में। फिर अगला है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1971 में बनाया गया था। इट वॉज सेटअप टू रिवाइव वीक यूनिट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1989 में बनाया गया एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI, और ऑटोनॉमी दी गई इसको 1998 में। तो ये कुछ वो DFIs हैं जो ऑलरेडी इंडिया में बन चुके हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये DFI का कंसेप्ट और ये जो नया बैंक बना है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये समझ में आ गया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।